हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का 16वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं इस स्टोरी को अभी तक कहाँ तक सुने हैं। संयम निया को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया और फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाते हुए बोला, क्या ये वही है जो तुम्हारी बहन की मौत के जिम्मेदार हैं? निया ने फ़ोटोज़ देखी और फिर संयम को देखने लगी। निया ने सिर हिला दिया। संयम, कल सुबह तक ये लोग मेरी इस जेल में शामिल हो जाएंगे। निया की आंखों में नमी भर आई। अब आगे। संयम ने निया को उठाया और हाथ में एक सेंसर लेकर उस पे निया के हाथ की उंगलियों की छाप ले ली। निया असमंजस में उसे देखने लगी। संयम ने कुछ सेटिंग की और फिर निया को गोद में उठाया और उसका हाथ पकड़कर डोर की ओर चल गया। दरवाजे के पास निया को ले जाकर संयम उसके पीछे खड़ा हो गया और बोला, सेंसर पे उंगली रखो। निया ने डोर सेंसर पे उंगली लगाई तो दरवाज़ा खुल गया। निया हैरानी से संयम को देखने लगी। संयम ने उसे पीछे से बाहों में भरा और उसके कंधे पे अपना चेहरा रखकर निया की गर्दन पर किस करते हुए बोला, अब से तुम अपनी मर्जी से अंदर बाहर जा सकती हो, लेकिन अपनी मर्जी से बिला से बाहर जाने की इजाज़त तुम्हें नहीं है। बोलकर संयम वहाँ से बाहर निकल गया। निया सोच में पड़ गई। क्या संयम उस पर तरस खाकर यह सब कर रहा था? निया सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। निया ने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। निया ने फ़ोन उठा लिया और कान में लगाते हुए बोली, क्या काम है? सामने से आवाज़ आई, नहीं काम नहीं है, बस यह बताना था कि मेरे हाथों में खुजली होने लगी है और सुना है कि जब हाथों में खुजली हो तो लक्ष्मी आने का आसार होता है और मुझे ज़रूरत भी है। निया ने सुना तो एक गहरी सांस ली और बोली, काश तुम जैसा लालची इंसान मुझे ना ही मिला होता और काश मैं खुद यहाँ होती तो शायद तुम पर पैसे लुटाने की नौबत नहीं आती। अरे शांत हो जाओ झांसी की रानी, तुम मुझ पर कहाँ पैसे लुटा रही हो? तुम तो मुझसे अपना काम करवा रही हो और उसी काम के बदले मुझे पैसे मिलते हैं। और अगर मैं ना होता तो भला तुम्हारा यह काम कौन करता? अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तो जब मांगता हूँ और जितना मांगता हूँ उतना भेज दिया करो। और वैसे भी सारे पैसे तो मैं नहीं लेता ना, उनमें से कुछ तुम्हारे काम में भी तो लगते हैं। हाँ, बात करती हो। बोलते हुए लड़का फीका सा हंसा। निया बेमन से बोली, और कितने चाहिए? लड़का, यह हुई ना समझदारी वाली बात। चलो, पिछली बार 5 लाख और 10 लाख ही मांगे थे, तो इस बार 15 लाख दे दो, मैं उसी में काम चला लूँगा। निया ताना कसते हुए बोली, जो लोग खुद कुछ ना कर पाए वह वैसे भी दूसरों के पैसों पर पलने का ही सोचते हैं और दूसरों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाना है यह भी उन्हें अच्छे से आता है। और तुम इसका एक जीता जागता उदाहरण हो, आयुष मेहरा। लड़के ने अपना नाम सुना तो घिनौना सा हंसते हुए बोला, हाय कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारे मुँह से मेरा नाम। लेती रहा करो निया चौधरी, क्या पता तुम्हारा मेरा नाम लेने से कभी ना कभी हम दोनों एक ही हो जाएं। पर अभी ज़्यादा बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम पैसे भिजवा दो। अरे तुम तो मेरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो, गुस्से में भी कमाल लगती हो। निया ने फ़ोन रख दिया और बालकनी से आकर शहर को देखते हुए गहरी सांस लेने लगी। संयम ऑफिस पहुंचा तो सीधा अपनी केबिन में चला गया। संयम अपनी बड़ी सी चेयर पे बैठे पीछे की ओर सिर टिकाए हुए चेयर को गोल गोल घुमाए जा रहा था। फिर आंखें खोली और बोला, सेज वेट विच इज नीडेड, नाउ लेट द कम बिगेन। बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। मैनेजर ने दरवाजे के पास आकर नॉक किया तो संयम ने उसे अंदर आने को कह दिया। मैनेजर, संयम सर, आज फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आज दोपहर का टाइम आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैंने उनको दिया था। क्या आप उस वक्त पर वो मीटिंग करना चाहेंगे?
संयम पेपर बेड को घुमाते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, शेड्यूल इट, आई विल अटेंड, ओके सर, कहकर मैनेजर बाहर निकल गया। दक्ष का फ़ोन संयम को आया तो उसने फ़ोन पिक करके कान में लगा लिया और अपनी कुर्सी को गोल गोल घुमाने लगा। दक्ष एके डील करप्ट, कुछ और अपने ही भेदी निकले। जो ड्रग्स सप्लाई का काम हो रहा था उस पर पुलिस का छापा पड़ गया, लोग पकड़े जा चुके हैं और माल भी जब्त हो गया है। संयम, तो इसके लिए तुमने मुझे क्यों कॉल किया दक्ष? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है? दक्ष, पता है एके। संयम, देन डू इट, बोलकर संयम ने कॉल रख दी। दोपहर का वक्त, निया कमरे में बोर हो रही थी तो कमरे से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे आई तो इधर उधर देखने लगी, फिर आगे से ऊपर जाती सीढ़ियों पर चढ़ गई। एक दरवाजे के पास आकर रुकी तो कुछ आवाज़ें उसे सुनाई दी। निया को पिछली बार का मंजर याद आ गया। उसने लड़खड़ाते कदम पे कमरे की ओर बढ़ा दिए कि इतने में दक्ष कमरे से बाहर निकल आया। दक्ष से उसकी नज़रें टकरा गई। दक्ष बोला, यहाँ क्या कर रही हो? निया, वो बस घूम रही थी। दक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो निया ने संयम के कपड़े पहने हुए थे। दक्ष को विश्वास तो नहीं हो रहा था कि किसी लड़की ने संयम के कपड़े पहने हैं और संयम ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये ही रहा था तो मानने को तो सवाल ही नहीं था। दक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, बच गई। इट्स अ वंडर, मुझे तो लगा था कि अब से आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा मिस निया। निया, आपकी सोच और असलियत बहुत अलग है मिस्टर दक्ष। दक्ष उसके चेहरे को घूरते हुए, सही कहा, हमारी सोच और आपकी असलियत भी वैसे ही है ना? पर चाहे जो भी हो, आपकी असलियत तो मैं पता लगा कर रहूँगा मिस निया। निया, मैं जो हूँ सामने हूँ, इसके अलावा मेरी कोई असलियत नहीं है। पर आपको शक है तो आप जो चाहें करें। दक्ष दांत पीसते हुए, कोई चाल चलने के इरादे छोड़ ही दे तो अच्छा होगा, क्योंकि जितना अच्छे से एक ही आपको ट्रीट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बुरा सज़ा भी मिल सकती है। और हाँ, मेरी नज़रें हैं आप पर, तो ये मत समझना कि आप फ्री हैं। बोलकर दक्ष ने उसी उंगलियों से भी नज़रें उस पर होने का इशारा कर दिया और वहाँ से चला गया। दक्ष उसे धमका भी रहा था, लेकिन वो भी आप कहकर बोल रहा था। यही से निया देख सकती थी कि संयम के लोग उसकी पीठ पीछे भी उसके ही हैं। क्योंकि संयम निया के साथ अच्छा था तो दक्ष भी उसे इज्जत दे रहा था, लेकिन ये इज्जत दक्ष में क्यों थी ये निया को समझ नहीं आता। अक्सर लोग जिसके लिए भी काम करते हैं वो उनके मुंह पर अच्छे बने रहते हैं, पर पीठ पीछे उन्हें गलत बोलते हैं। लेकिन कुछ धोखेबाजों के अलावा निया ने जिनको भी देखा सब संयम के पीठ पीछे भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और यही चीज़ निया ने ड्राइवर के लहजे में भी नोटिस की थी, जो अब नहीं रहा था। निया सोच ही रही थी कि इतने में एक जोरदार धमाके की गूंज उसे सुनाई दी। उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। निया जल्दी से नीचे बैठ गई और कानों पर हाथ रख दिया। कुछ सेकंड बाद उसे लग रहा था मानो उसके कान में कोई धुन बज रही हो, जो धमाकों से उसके कान में होने लगी थी। निया ने दरवाजे को देखा और फिर खोलकर अंदर जाने लगी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर से धुआं बाहर आने लगा। कमरे की दीवार लाल थी। निया ने देखा तो आंखें हैरानी से फैल गई। कमरे में एक अजीब सी स्माइल भी आ रही थी। क्या दक्ष ने लोगों को बम से उड़ाया था? सोचकर निया को चक्कर आने लगे थे। उसका चेहरा पसीने में भीग गया। वाकई में दक्ष के अंदर कोई दया नहीं थी, वो बेरहमी से किसी को भी मार सकता था। अतीत की यादें निया को भी याद आने लगी। वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम का वक्त, निया की आंखें खुली तो वो संयम के कमरे में थी। निया घबरा कर उठकर बैठ गई, फिर अपने अगल बगल देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। निया उठी और जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। निया ने दीवार पे लगी फोटोज को देखा तो उन पर सब पे रेड क्रॉस लगाया हुआ था, सिवाय एक फ़ोटो को, जो उन सब फोटो में सबसे बड़ी थी। निया ने ध्यान से देखा तो जिन लाशों को उसने नीचे वाले रूम में देखा था उनके फोटोज पे भी वहाँ पर थे और क्रॉस लगे हुए थे। मतलब
जिस पर क्रैश नहीं है वो अभी जिंदा है और ये इंसान अभी जिंदा है। बोलते हुए निया ने आंखें बंद कर ली। फिर किताब की ओर देखा तो उसका वहां जाने का मन हुआ, पर फिर निया ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिया। निया नहीं, निया, चाहे जो भी हो लेकिन वाकई में संयम तेरे साथ अच्छे हैं। गुस्से में दर्द दिया लेकिन उसकी दवाई की, और वो जानबूझकर नहीं दिया। उसके अलावा किसी अनजान की मदद करना कोई आम बात नहीं है, और हाथ में चोट आने पर खुद से ख्याल रखना ये कोई बुरा इंसान नहीं कर सकता। अब और शक करके तलाशी लेना बंद कर, सोचते हुए निया वहां से बाहर निकल गई। निया वॉशरूम चली गई। संयम कमरे में आया और वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखने लगा, फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। निया बाहर आई तो संयम वाले वॉल से टिक कर खड़ा था। उसने झटके के साथ निया को अपनी ओर खींच लिया। निया के हाथ उसके कंधे पे चल गए। संयम ने उसके गाल पे हाथ फेरा तो निया ने आंखें बंद कर ली। संयम ने उसके गाल पे अपने होंठ रखे और धीरे से किस कर लिया। निया आंखें बंद किए महसूस करने लगी। संयम के साथ उसे प्यार का एहसास होता था। दुनिया में अकेले छूट जाने के बाद निया किसी के साथ और प्यार के लिए तरस रही थी, और यही वजह थी कि संयम का जरा सा अच्छा होना भी निया को उसके साथ अच्छा रहने के लिए मजबूर कर देता था। संयम ने उसके गाल पे अपना गाल जोड़ा और बोला, चलो खाना खा लो। चक्कर खाने से पेट नहीं भरता ना। निया ने सिर हिला दिया तो संयम उसे लिए नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। दोनों ने खाना खाया और कमरे में आ गए। निया बेड पे लेटी तो संयम भी उसके बगल में आकर लेट गया। निया क्लीनिंग की ओर देखने लगी। संयम ने करवट ली और उसके पेट पे हाथ रखकर सो गया। निया ने अपने पेट पर रखे उसके हाथ पे हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। तभी संयम ने अपनी एक टांग निया की टांगों पे रख दी। निया की आंखें खुल गई और संयम के चेहरे को देखने लगी। संयम की आंखें बंद थी। निया ने नजरें फेरी तो संयम निया की ओर करीब आ गया और निया को गर्दन में चेहरा छुपा लिया और निया को अपने बेहद करीब करके लगभग पूरा ही उसके ऊपर आ गया। कुछ सेकंड बाद निया की महसूस हुआ कि संयम उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। निया ने उसकी गर्दन पे हाथ रख दिए। संयम ने उसके हाथों को पकड़ा और बेड से लगा दिया। संयम धीरे धीरे उसकी गर्दन, गले और चेहरे को चूमने लगा। संयम ने निया के होठों पर होंठ रख दिए और टाइम के साथ किस गहरी होती चली गई। संयम ने धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतार दिए। दोनों एक दूसरे के आगोश में चले गए और एक दूसरे को महसूस करने लगे। अगली सुबह निया उठी तो उसके बदन पे चादर लिपटी हुई थी। संयम उसके बगल में नहीं था और वो कमरे में भी नहीं था। निया बेड से उठी और संयम की लोवर और टी शर्ट उठाकर वॉशरूम की ओर चल दी। वॉशरूम के बाहर निकली तो उसका फोन बज उठा। निया ने स्क्रीन पर देखा तो आयुष लिखा हुआ आ रहा था। निया ने गहरी सांस ली। उसने फोन नहीं उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। निया लिफ्ट से नीचे आई तो कुछ लोगों को हथकड़ी बांधकर अंदर लाया जा रहा था। निया ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें बंद हो गई। निया ने देखा तो सामने वही लड़के थे जो उसके परिवार की मौत के जिम्मेदार थे। निया हैरानी सी वहां खड़ी रही। सामने से गुजर रहे लड़के की नज़र जब निया पे पड़ी तो वो उसे घूरने लगा और खुद से बोला, निया चौधरी। निया की नज़रें उससे मिली तो उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। निया उसकी ओर आगे बढ़ गई। एक लड़के का नाम पारस था, जो पाखी को छेड़ने वाले लड़कों का हेड कहा जा सकता था। इसी ने उसके कपड़े फाड़े थे और उसके जिस्म पर दांतों से निशान भी डाले थे। निया का खून खौल उठा। उसकी आंखों के आगे सबके चेहरे आने लगे और उसके बाद सबके साथ बिताए आखिरी पल उसकी आंखों के सामने चलने लगे। निया को याद आया कि उसके पेरेंट्स को मारने के बाद उन लड़कों ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो उनसे बचने में कामयाब हो गई थी और उसी रात वो उस जगह से निकलकर ट्रक में बैठकर वहां से भाग भी आई थी। पारस निया को घूर रहा था कि इतने में निया ने रसीद कर एक थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिया। पारस दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा। नो चांस। किसी को हक नहीं है कि कोई नजर उठाकर भी देखे, और तुम तो उस लायक रहोगी भी नहीं।
तो सोचो भी मत, संयम ने दरवाजे के पास से आते हुए कहा। निया दरवाजे की ओर देखने लगी। संयम आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। निया ने संयम को देखा तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द थे। गार्ड्स उन लोगों को अंदर ले जाकर चले गए। निया ने संयम को देखा और पूछा, आप इतनी जल्दी इन लोगों को पकड़कर कैसे ले आए? संयम भी जेब में हाथ डाले और बोला, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है कि मिसेज निया संयम सनियाल खुराना। निया ने सुना तो एकटक संयम को देखने लगी। संयम ने उसके कमर पे हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। निया खोए हुए उसके चेहरे को देखने लगी। संयम ने उसके गाल पे हाथ रखा और उसके होठों को अपने होठों पे ले लिया। निया ने आंखें मूंद ली। दोनों दरवाजों के पास ही खड़े थे। बाहर से आते दक्ष की नज़र जब दोनों पे पड़ी तो उसने अपनी नज़रें झुका ली और खुद से बोला, ये एक एक को हो क्या गया है? इस तरह का रूप तो मैंने उनका पहले कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक कि मोनिका के साथ भी एक एक कभी इस तरह से नहीं दिखे, और यहाँ अपनी बनाई पत्नी को कहीं पर भी खड़े होकर किस कर रहे हैं। दक्ष संयम के बिहेवियर से बहुत परेशान था। संयम ने निया को छोड़ा और फिर गोद में उठाया और डाइनिंग एरिया की ओर चल दिया। संयम ने उसे अपनी गोद में उठाया और खुद खाना खिलाने लगा। निया की आंखें नम हो गई। उसने अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। फ़ोन बजा तो स्क्रीन पर आयुष लिखा हुआ आ रहा था। संयम ने देखा तो उसका हाथ खाना खिलाते हुए रुक गया। संयम स्क्रीन को घूरने लगा। निया ने फ़ोन उठाया और साइलेंट कर दिया। संयम ने निया के चेहरे को देखा और बोला, कौन है ये? निया, कोई ज़रूरी नहीं है, बस कुछ काम करता है मेरे लिए। संयम, क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कहीं और भी अफेयर चल रहा हो? निया ने कुछ सोचा और फिर बोली, फ़िलहाल मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। हाँ, बस वो एक। निया ने इतना ही कहा था कि एक और बार फ़ोन बजने लगा। निया ने फ़ोन उठाया और बोली, जो चाहिए मिल जाएगा, बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन काट कर निया ने संयम को देखा तो वह अभी भी आंखें बड़ी किए हुए उसे ही देखे जा रहा था। संयम नहीं, बिल्कुल सपाट लहजे में पूछा, कुछ कह रही थी तुम? निया, हाँ, वो मैं कह रही थी, कोई अफेयर नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिसे दिल में बसाया था। मैंने आपसे शादी की है तो धोखा नहीं दूंगी, लेकिन जो दिल में है उसे निकालना मेरे लिए मुश्किल है। संयम की आंखें यह सुनकर फैल गई। उसने आंखें बंद की और पूछा, कहीं वो वही नरेन तो नहीं जिसका जिक्र तुमने पहले किया था? निया ने सिर हिला दिया। संयम ने मुट्ठी बनाई और पूछा, अभी वो कहाँ रहता है? निया, पता नहीं। संयम ने आंखें खोली और निया को देखते हुए बोला, आर यू श्योर? तुम्हें नहीं पता? निया ने कुछ सोचा और फिर बोली, मुझे नहीं पता कि वो किस दुनिया में है। बोलते हुए निया की आंखों से आंसू की बूंद गिर पड़ी। निया वहाँ से उठी और लिफ्ट की ओर चल दी। संयम ने उसे नहीं रोका, बस अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाए बैठा रहा। निया लिफ्ट के अंदर आई और ऊपर का बटन दबा दिया। एक पुरानी याद उसकी आंखों के आगे चलने लगी। 2 साल पहले नरेन अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। नरेन श्रीवास्तव अपने एरिया का स्मार्ट, डेशिंग और अट्रैक्टिव एसआई सब इंस्पेक्टर। हाइट 5 फुट 6 इंच, काले बाल, हल्का सांवला रंग, वेल स्पैड, लिटिल सटेबल, हल्की ब्राउन आइज, वेल शेप्ड, मस्कुलर बॉडी। ओवरऑल एक ऐसा बंदा जैसा हर किसी लड़की को पसंद आ जाए, जो भी उसकी तरफ देखे तो दोबारा अपने आप को उसे देखने से रोक ना पाए। अपनी एसआई की ड्रेस पहने वो काम कर ही रहा था, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। कम ऑन, नरेन बिना सामने देखे कहा। तभी दरवाजे के पास से कोई टक टक करके चलने की आवाज़ करते हुए अंदर आता है। अंदर आवाज़ आती है, मिस्टर नरेन श्रीवास्तव, डू यू हैव एनी एटिकेट्स? जब कोई सीनियर अंदर आए तो तुम्हें उन्हें खड़े होकर सल्यूट करना चाहिए। नरेन फाइल्स के पन्ने पलटते हुए खड़ा हो जाता है और हल्का सा अपनी पेट ठीक करके वापस बैठ जाता है।
मानो सामने खड़े इंसान को चिढ़ा रहा हो, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल बने रहे। तभी सामने खड़ा शख्स टेबल पे डंडे से टैप करता है। नरेन नज़र उठाकर सामने देखता है तो सामने निया अपनी स्कूल ड्रेस पहने, अपने लंबे बालों को पीनी टेल में चोटी बनाए खड़ी थी। उसने नरेन की सब इंस्पेक्टर की कैप अपने सिर में पहनी हुई थी और नरेन की बटन को अपने हाथ में पकड़े वो दूसरे हाथ पे उसे टैप कर रही थी। नरेन वापस से फाइल्स को देखने लग जाता है। निया ओह ओ करके खांसती है, पर नरेन उसकी तरफ नहीं देखता। निया नरेन के पास आकर उसकी ऑफिस चेयर को अपनी ओर घुमा लेती है। नरेन फाइल के पन्ने पलटते हुए कहता है, निया मैं काम कर रहा हूँ। निया बेफिक्र से, हाँ तो करिए ना, किसने रोका है। बोलते हुए निया नरेन की को गोद में बैठ जाती है। नरेन कुर्सी को वापस टेबल की ओर घुमा देता है, टेबल पे रखा लैपटॉप खोल देता है और उसमें कुछ देखने लगता है। निया अपनी एक कोहनी टेबल पर टिकाकर पीछे मुड़कर नरेन को देखने लगती है। अपनी सब इंस्पेक्टर की वर्दी में नरेन बहुत ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट और चार्मिंग नज़र आ रहा था, जो कि वह हमेशा ही लगता था। निया को अपनी तरफ ऐसा घूरता पाकर नरेन कहता है, घूरना बंद करो निया। निया नरेन की गर्दन में बाहें डालते हुए, आप घूर सकते हैं तो आप भी घूरिए, मैं तो नहीं हटने वाली, क्योंकि मैं यहाँ आती ही आपको घूरने हूँ। अब जॉब छोड़ दूँ क्या। नरेन ने अपने एक हाथ से फाइल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो लैपटॉप चला रहा था। निया नरेन के चेहरे के आगे अपना चेहरा ले आती है। नरेन उसके चेहरे को अपने चेहरे से साइड करते हुए, मैं काम कर रहा हूँ शिवी, घर जाओ अभी। निया मुंह बनाते हुए, इतना जल्दी घर कौन जाता है। नरेन कुछ टाइप करते हुए, 6 बज चुके हैं निया। निया हाँ तो आप तो चाहते ही नहीं होंगे ना कि मैं यहाँ पर आऊँ, इसलिए मुझे भगाना चाह रहे हैं। बोलते हुए निया नरेन के हाथ से फाइल लेकर बंद कर देती है और टेबल पे दूर फेंक देती है। नरेन लैपटॉप में कुछ करने लगता है तो निया उसे भी बंद कर देती है। नरेन अपना सिर पीछे सीट में लगा देता है और फिर एकदम से चेयर को टेबल के बहुत करीब ले जाता है। निया पूरी तरह से नरेन के गले लग जाती है, या यूँ कहे कि दोनों के बीच इंच भर की भी दूरी नहीं रहती। निया की सांसें गहरी चलने लगती है। नरेन निया को कसकर अपनी बाहों में भरकर अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जाने लगता है। निया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपने होठों को निया के गालों के करीब ले जाकर नरेन आंखें बंद कर लेता है। निया एक आंख खोलकर देखती है तो नरेन की आंखें बंद थी। निया मौके का फ़ायदा उठाकर अपना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नरेन के होठों के आगे रख देती है। नरेन आंखें बंद किए हुए अपना चेहरा घुमाकर निया के दूसरे गाल पर किस कर देता है। हैरानी से निया का मुंह खुल जाता है। नरेन उसके नाक पे टैप करते हुए कहता है, एरिया का सब इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हें बुद्धू दिखाई देता हूँ हाँ। बोलकर नरेन निया की नोज पर किस कर देता है। नरेन निया के होठों की ओर बढ़ने लगता है तो निया उसके होठों पे अपनी उंगली रखते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। नरेन एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए, अच्छा अभी तो देर नहीं हो रही थी। निया आई रोल करते हुए, हाँ पर अभी हो रही है, यही परफेक्ट टाइम है जाने का, क्योंकि अगर अभी निकलूँगी तभी आरती के टाइम तक पहुँचूँगी, और अगर आरती के टाइम से आगे या पीछे पहुँची ना तो मेरी माँ दरवाजे पे झाड़ू लिए खड़ी मिलेगी। अभी आप चलिए। बोलकर निया उसकी गोद से उठ जाती है और उसकी जीप की चाबी निकालकर अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए केबिन से बाहर निकलने लगती है। नरेन टेबल पर अपना फ़ोन उठाता है और निया के पीछे चल देता है। केबिन से बाहर निकलते ही निया के सामने दुबे से खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। ये है एरिया का एसआई, जो पिछले कई सालों से एक ही पोस्ट पर है, लेकिन इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा। उम्र 35 साल, बाहर निकला हुआ पेट, बड़ी बड़ी मूछें और हल्के सफ़ेद पड़ चुके बाल जिन्हें मेहंदी से कलर किया हुआ था। दुबे जी निया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, क्या बात है आज फिर पुलिस स्टेशन में, कुछ ज़्यादा ही छूट मिली हुई है तुम्हें।
कहीं ऐसा ना हो कि इस छूट के चलते किसी के साथ अपने घर वालों को छोड़कर भाग ही जाओ। घर में रहना सीखो और घर के काम सीखो। नरेन निया से थोड़ा दूर पीछे खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर उन दोनों को देखने लगता है। निया अपने हाथ को बांधकर दुबे जी की ओर देखते हुए कहती है, भागना मतलब जैसे आपकी बेटी भाग गई थी, पर उसको तो घर के सारे काम आते थे ना। उंगली से अपने फोरहेड के किनारे पे टैप करते हुए, तो फिर वो कैसे भाग गई? नरेन अपनी नाक के नीचे उंगली रखकर हंस देता है। अपनी बेटी की बात सुनकर दुबे जी आंखों में गुस्सा उमड़ जाता है। निया दिखावटी मुस्कान दिखाते हुए आगे कहती है, अच्छा नहीं लगा ना आपको? लगेगा भी कैसे, बात भी है तो गलत। वैसे आपको बता दूं, निया चौधरी भागने वालों में से नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप मेरी फिक्र ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए। बोलकर निया फिर से चाबी को उंगली में घुमाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। नरेन दुबे जी के सामने से गुजरते हुए उनकी ओर देख कर कहता है, क्यों उछलते हैं दुबे जी? जानते तो हैं कि जीत आप उससे कभी नहीं पाएंगे और हारने मैं उसको नहीं दूंगा। कंधा थपथपाते हुए, इतनी बार मुंह की खा चुके हैं फिर भी क्यों उछलते उलझने चले जाते हैं? रहने दीजिए ना अपनी धुन में। आपका क्या जा रहा है? उसके अपने हैं संभालने के लिए, मैं हूँ देखने के लिए। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर नरेन भी बाहर निकल जाता है। दुबे जी उन्हें जाते हुए घूर कर देखते हुए, अलग ही तेवर हैं इसके, किसी को भी मिर्ची लगा दे। पर टाइम तो सबके हक में आता है। जब मेरी बारी आएगी तब बताऊंगा कि दीपक दुबे भी जीत सकता है। निया चौधरी। तो गाइस इसके आगे स्टोरी को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।